नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान में अभी से जनता को लुभाने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम जनता को एक तरह से मोबाइल दे सकते हैं, पर बाजार में कई तरीके के मोबाइल हैं, इसलिए हम लोगों को विकल्प देंगे कि आप जाओ अपनी पसंद का फोन लो। एक निर्धारित राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। कर रहे हैं। मोबाइल क्या होता है? कई तरह के मोबाइल हैं। सरकार तो एक तरह के मोबाइल दे सकती है, अलग अलग कंपनियों के हैं, तो एक कंपनी के तो मिल नहीं सकते। तो आपस में जब अगर मोबाइल मिलने के बाद में लगे कि मुझे इस ब्रांड का मिल गया, उसको इस ब्रांड का मिल गया, तो फिर आप जानते हो ये मोबाइल ऐसी चीज़ है, आप भी खरीदने जाओगे मार्केट में तो अपनी चॉइस का लोगे, कितनी जीबी का लूँ मैं, कौन से ब्रांड का लूँ। हर व्यक्ति जीबी भी चाहेगा अपनी पसंद की, कितनी कितनी कैपेसिटी जीबी में लूँ, कौन सा मैं मॉडल लूँ। इस चक्कर में पड़ने के बजाय हम ये प्रयास कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, आप अपना काउंटर लगाओ। जैसे मतलब ये महंगे रात के लगे हैं, काउंटर में पब्लिक को चॉइस देंगे, आप जाओ, आप जाके वहाँ मोबाइल चॉइस करो अपने खुद का। मोबाइल स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट लो जिससे कि हम मैसेज दे सकें बाद में भी। और स्मार्टफोन का उद्देश्य यही है महिलाओं की सशक्तिकरण। अपनी चॉइस का लो। अगर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा पैसे की है, हम मान लो फिक्स अमाउंट देंगे उनको, मान लो 5,000 रुपये हम देंगे, मान लो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना हम दे पाएंगे। तो अगर वो कहे मैं तो 10,000 लूँगा, तो तेरे अगर पैसे तुम ले लो उसको, और 4,000 की लूँगा मैं तो 1,000 रुपये उसके बच जाएंगे। ऐसा हम सोच कर रहे हैं, कोई ना कोई तरीका निकालें जिससे कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करें और लोगों को अच्छा भी नहीं लगे कि मुझे ये मिल गया, उसको ये मिल गया, पक्षपात हो गया। ये हम देखिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भरतकुंड में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, अयोध्या के बारे में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये नई अयोध्या है, अगले साल हमारे राम आने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ शुरू होनी चाहिए। दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप। और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की पेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दीपोत्सव। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में दस्तक देने के बाद जमकर तबाही मचाई। तूफान की रफ्तार का पहले ही अंदाजा लगाया गया था। जैसे ही तूफान तट तक पहुंचा, उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर इस तूफान का असर देखने को मिला। बिपरजॉय से गुजरात में कई लोग घायल हुए हैं, कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं और कई गाँव में बिजली के तार टूट गए हैं। तूफान की इस तबाही के बाद अब राहत बचाव काम जारी है। आईएमडी की तरफ से बताया गया कि शुक्रवार 16 जून को बिपरजॉय कमजोर पड़ जाएगा, हवा की रफ्तार भी काफी कम हो जाएगी। इसके बाद इस तूफान का रुख दक्षिण राजस्थान की तरफ मुड़ जाएगा। गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर 15 जून की शाम को तूफान बिपरजॉय ने जोरदार दस्तक दी। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कुछ जगहों पर रफ्तार और ज्यादा देखी गई। इस लैंडफॉल के बाद कई जगह बिजली के खंभे टूट गए, जिसमें मालिया तहसील में आने वाले 45 गांव में बिजली गायब हो गई। बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरे हैं। हालांकि पहले से हुई तैयारी के बाद कई गांवों की बिजली
बहाल कर दी गई। बाकी जगहों पर भी बिजली विभाग काम कर रहा है। वहीं मणिपुर के इम्फाल में गुरुवार रात भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह के घर पर आग लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने न्यू चेकॉन में भी 2 घर फूंक दिए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस छोड़े। जिसके पहले 14 जून को इम्फाल के लामफेल इलाके में अज्ञात लोगों ने महिला मंत्री निमचा किपजेन के अधिकारी आवास पर भी आग लगा दी थी। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। उग्रवादियों की ओर से मंगलवार को अचानक की गई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत भी हो गई थी और 10 लोग घायल हो गए थे। इस दौरान शरारती तत्वों ने खमेनलोक गांव के कई घरों में आग लगा दी थी। तामेंगलोंग जिले के गोबाजंग में भी कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बयान दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2015 में कांग्रेस की सीट 0 थी, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं? वो कह दें कि वो दिल्ली पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी कह देंगे कि हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो ये बात एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। हम तो ये बात एक बात बताइए, वहीं पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर बोलते हुए कहा कि इस्लामपुर और दूसरी जगहों पर जो समस्या हुई उसमें हमारी पार्टी की कोई भागीदारी नहीं है। जिन लोगों ने किया उन्हें हमने टिकट नहीं दिया। उन्होंने हमसे टिकट मांगा लेकिन उनका रिकॉर्ड देखते हुए हमने उन्हें टिकट नहीं दिया। हमने साख देखकर टिकट दिया है। मैंने पुलिस को भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। সাথে ভাইয়ের ছেলে, কাকার সাথে জ্যাঠার, এইসব প্রবলেমগুলো হয়। ইসলামপুর আর চোপড়ায়, গানটা একটু বন্ধ রাখলে হয় না? ইসলামপুর এবং চোপড়ায় যে প্রবলেমটা হয়েছে, এই প্রবলেমের সাথে পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়। যারা করেছে তাদের আমরা টিকিট দিইনি। মনে রাখবেন, তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে বলে আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি যাকে তাকে সবাইকে টিকিট দেবে তা নয়। এবার হচ্ছে এটা হয়নি। যারা মানুষের কাজ ভালো করে করেনি, একটা দুটো ইধার উধার মিস হয়ে যেতে পারে, সেটা নয়, কিন্তু 100% আপনাদের আমি বলতে পারি 99% ক্ষেত্রে আমরা ক্রেডিবিলিটি দেখে তবে নমিনেশন দিয়েছি। ইসলামপুর চোপড়ার যে ঘটনাটা, নিজেদের মধ্যে ভাই পাবে না, বড় পাবে না, ওর পাবে না, ওর পাবে, এর মধ্যে পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়। আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি স্ট্রং অ্যাকশন নেবার জন্য। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की गई बैठक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में आज हमने राज्य की विधि व्यवस्था और क्राइम को लेकर लंबी चर्चा की। सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है। राज्य में सरकार गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां जिस चीज़ की ज़रूरत होगी या कमी है, सभी जिले इस चीज़ की जानकारी सरकार को दें ताकि सभी चीज़ों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। ये सभी चीजें आप लोग को आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा, लेकिन आज कुल मिला जुला करके पूरे राज्य की विधि व्यवस्था, क्राइम को लेकर हम लोगों ने लंबी चर्चा की है और सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है और राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और
विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे। वहीं प्रतापगढ़ के मानधाता कोतवाली के हरकपुर गांव में बुधवार को पटेल परिवार में बारात आई थी। किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दूल्हे के परिवार ने उसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाई और उसके बाद बातचीत से भी जब मामला नहीं सुलझा तो लड़की के परिजनों के तहरीर के आधार पर दूल्हे को हवालात में बंद कर दिया गया। उसके पहले घरातियों ने दूल्हे को रस्सी से पेड़ पर बांध दिया था। ये तस्वीरें उसी शादी की हैं जहां पर शादी से इनकार करने के बाद घरातियों ने दूल्हे को पेड़ से बांध दिया। वहीं मिर्जापुर नगर विधानसभा के विधायक रत्नाकर मिश्रा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की। विधायक रत्नाकर मिश्रा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि आम आदमी की सोच बदली है, मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, जो वादा किया उसको पूरा किया गया है, देश दुनिया में मोदी का सम्मान बढ़ाया गया है, बुनियादी सुविधाओं को मोदी ने जनता तक पहुंचाया है। संदेश वही हमारा जो केंद्र का 9 साल बीता है और हमारा राज्य का जो है सभी योजनाएं मैंने बताया कि हमारा बिंद कॉरिडोर और मतलब तमाम तरह से जो विकास हुआ उसी के लिए मैंने यहाँ बुलाया। वहीं मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के मड़वा धनवाल गांव में विवाह के बचे रिफाइन में बनी पूरी खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। प्रयागराज में इलाज के दौरान दुल्हन के भाई की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का इलाज जारी है। गांव में पहुंचे चिकित्सकों की टीम ने डायरिया से बचाव के लिए दवा का छिड़काव कराया है। टीम ने 4 लोगों के बीमार होने का कारण रिफाइंड बताया है। गढ़वा गनावर हलिया में है, वो इलाहाबाद में उनको डायरिया था तो वो जाके इलाहाबाद में डेथ हुआ। क्या क्या गाँव में क्या डायरिया डिसेंट्री वही। कितने लोग उसमें चपेट में भी हैं? 3 लोग अभी चपेट में। तो क्या आपने टीम बना के भेजा? यहाँ से टीम बना के संक्रामक भेजा है और हलिया के डॉक्टर अभिषेक भी गए हुए हैं और सबका इलाज चल रहा है। सर ऐसी कौन सी परेशानी है जो वहाँ पर डायरिया? अब डायरिया जैसे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हो, कोई प्रदूषित खाना खा लिया या तो कहीं से कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी हो जाता है। गढ़वा गनावर हलिया में। वहीं गोरखपुर में एक संस्था के द्वारा आश्रय पालन की शुरुआत की गई। शुरुआत से शहर में लावारिस बच्चियों की जान बचाई जाएगी। आश्रय पालन का स्लोगन है फेंके नहीं हमें दे दें। इसी के जरिए लावारिस बच्चियों के जान बचाने का काम ये संस्था करती है। संस्था का पूरा नाम मां भगवती विकास संस्थान है। इसके संचालक योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल हैं। उन्होंने बताया कि पालना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में गोरखपुर महिला जिला अस्पताल में की गई थी। पालना के जरिए संस्था लावारिस बच्चियों को पालता है। जिनके परिजन अपनी बच्चियों को नहीं पालना चाहते वो आश्रय पालना में छोड़कर चले जाएं, फिर बच्चियों की देखरेख संस्थान और अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। श्री देवेंद्र अग्रवाल जी जो हैं एक स्वयंसेवी समाज सेवी हैं जयपुर के। उन्होंने आश्रय पालना हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में 1 वर्ष पूर्व स्थापित किया था। इसकी विशेषता ये है कि जब कोई भी अपनी औलाद को उसमें छोड़ता है तो उसके 5 मिनट के बाद उसमें एक ऑटोमेटिक अलार्म बजता है जो हमारी आकस्मिक चिकित्सा इकाई से जुड़ा है। हमारी आकस्मिक चिकित्सा इकाई आकर के बच्चे को ले जाती है, उसका स्वास्थ्य परीक्षण करती है। उसके पश्चात जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है। जिला प्रशासन बच्चे को नियमानुसार गोद लेने की कार्यवाही कराता है और इस कड़ी में अभी तक हमारे यहाँ 3 माह पहले केवल एक बच्चे को एक सज्जन ने छोड़ा था और उसका किया गया है। ये एक बड़ी नेक पहल है। समाज के सभी लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि पहली बात तो अपने बच्चे को इस तरह से ईश्वर के सहारे न छोड़िए, उनका लालन पोषण कीजिए और अगर कोई लोक लाज के भय से ऐसा कुछ होता है उसे इधर उधर फेंकने के बजाय उसे हमारे आश्रय पालना स्थल पर छोड़ें, जिसकी कि उसका भविष्य उज्ज्वल हम बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
नशा तस्कर पुलिस से बचने के लिए चाहे जितने भी हथकंडे अपनाते हों, पुलिस उन्हें कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है। खन्ना पुलिस ने 2 ऐसे नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है जो ड्राइविंग के बहाने नशे की तस्करी करते थे। अफीम बाहरी राज्यों से लाकर पंजाब के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने अफीम तस्करों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ट्रक के जरिए 30 किलो चूरा पोस्ता ले जा रहे थे। ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਰਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਡੀ CIA ਟੀਮ ਲੈਡ ਬਾਈ SPD ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਮੈਡਮ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਖੰਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸ NDPS ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਰਾਲਾ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਲੀਲੈਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਰੀਜ਼ਾ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਕੰਗ ਮੁਹੱਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਪੋਪੀ ਹਸਕ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 120 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅੰਡਰ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ NDPS ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ओपीएम रिकवर हुई है माची। दिल्ली के मुखर्जी नगर में संस्कृत कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र छत से कूदकर किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी आग पर किसी तरीके से काबू पाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां संस्कृत कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रस्सी के जरिए उतरकर छात्र अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तरीके से कोचिंग सेंटरों में जिस तरीके से आग लगने के दौरान अफरा तफरी का माहौल होता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं तो ग्राउंड इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लगा है कि मीटर में आग थी बिल्डिंग में, और वो मीटर की आग के कारण जो धुआं निकला वह ऊपर वाली फ्लोर्स पर गया, जिसके कारण वहाँ पर कोचिंग सेंटर था तो वहाँ थोड़ा सा पैनिक फैल गया और जो वहाँ स्टूडेंट्स थे उन्होंने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। तो जब वो बाहर निकल रहे थे इसमें कुछ बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज भी आई हैं, तो एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले गई है, लेकिन एज सच कोई फायर को कंट्रोल कर लिया गया है और कोई भी ज़्यादा मेजर इसमें वो इंजरी या कुछ ऐसा कोई बड़ी बात नहीं अभी सामने आई है। देखिए कुछ वीडियोस। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से है, जहां एक पोस्ट काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिंक टॉयलेट के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तनातनी एक बार फिर सामने आई है। दरअसल पिंक टॉयलेट के उद्घाटन को लेकर लगाए गए पत्थर पर बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह और कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उद्घाटन के ऐन वक्त पर बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह के नाम का पत्थर तोड़कर कूड़े में फेंक दिया गया। तो वहीं इस वीडियो को देखकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में दतिया में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल के नाम SDM ऋषि कुमार सिंघाई को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें कई सालों से पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में रखा गया है, जबकि वे मांझी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उपजातियों में आते हैं। आदिवासी विकास परिषद ने कहा कि डीमर, केवट, मल्ला, भोई मूल रूप से मांझी जनजाति में आते हैं, लेकिन केवल मांझी जाति को ही सरकार ने जनजाति माना है, बाकी सभी उपजातियों को पिछड़े वर्ग में रख दिया है। सिर्फ मांझी समुदाय को जनजाति की सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि डीमर, केवट, मल्ला और भोई जाति को पिछड़ा वर्ग मानकर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।